स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं यू टर्न का पार्ट सेकंड। अभी तक हमने कहानी में सुना कि देवराज चौहान और जगमोहन अपने चार नए साथियों के साथ एक डकैती प्लान कर रहे थे कि अचानक कुछ लोग जगमोहन को उठा ले गए, किडनैप कर ले गए और वो जगमोहन को थ्रेट कर रहे हैं कि देवराज चौहान को गोली मार दी जाएगी। ऐसा लगता है कि वो जगमोहन से कोई काम करवाना चाहते हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि क्या काम करवाना चाहते हैं, लेकिन वो अपना काम बताने से पहले जगमोहन को इतना डरा देना चाहते हैं कि जगमोहन के पास ना करने का कोई ऑप्शन ना हो। तो खैर, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या बनता है। शुरू करते हैं यू टर्न पार्ट 2। शाम के 8 बज रहे थे। बाहर अंधेरा फैल चुका था। इस दौरान सुदेश दो बारी जगमोहन को चाय और साथ में खाने का सामान दे गया था। हर बार जगमोहन मलिक से मिलने को कहता तो सुदेश का यही जवाब होता कि वो जब सी ठीक समझेगा तो आ जाएगा। 7:15 बजे मलिक कमरे में जगमोहन के पास आया। मुझे इतनी देर तुमने बिठा क्यों रखा है? जगमोहन बोला। बात क्यों नहीं की? मैं भी तुमसे बात करना चाहता था परंतु व्यस्त था। मलिक बैठते हुए गंभीर स्वर में बोला। अब बोलो, क्या चाहते हो? सुदेश कमरे में ही सतर्क अंदाज में खड़ा था। देवराज चौहान कल बैंक वैन डकैती करने जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? जगमोहन चौंका। बेकार के सवाल मत करो। उसने अपने साथ इस डकैती में 4 लोग शामिल किए हैं। टिड्डा, शेख, प्रतापी और पौआ। बहुत जानकारी है तुम्हें। जगमोहन के माथे पर बल दिखे। बसंत को जानते हो तुम? जानता हूं। बसंत ही वो व्यक्ति है जिसने देवराज चौहान को इन चारों का इंतजाम करके दिया है। तो तुमने हम पर नजर रखी? हाँ। कब से नजर रख रहे हो हम पर? इस बात का जवाब नहीं दूंगा। तुम हो कौन? मेरे से सवाल मत पूछो। पहले तो वो बात करो जो मैं कर रहा हूं। तुमने अभी तक कोई बात कही ही नहीं। अब करूंगा। जगमोहन की निगाह मलिक पर जा टिकी। क्या तुम अपने बारे में कुछ बताओगे? जगमोहन ने पूछा। बताऊंगा, लेकिन काम हो जाने के बाद। कैसा काम? मलिक ने सिगरेट सुलगाई। तभी मल्होत्रा ने कमरे में प्रवेश किया। जगमोहन ने उसे देखा। मल्होत्रा पास आकर कुर्सी पर बैठ गया। तो देवराज चौहान कल बैंक वैन डकैती करने जा रहा है। मलिक शांत स्वर में बोला। तुम्हारी नजर 60 करोड़ की दौलत पर है? जगमोहन ने पूछा। नहीं। इतने शरीफ तो तुम लगते नहीं। इतने शरीफ ही हैं हम, मलिक ने कहा। अभी भी हमारे आदमी देवराज चौहान पर नजर रख रहे हैं। मेरा एक फोन देवराज चौहान की जान ले सकता है। ये बात तुम हर वक्त याद रखना। जो बात तुम पहले कह चुके हो वो बार बार मत कहो। जरूरी है कहना, ताकि तुम ये बात बातों के दौरान याद रखो। याद रहेगी मुझे। मलिक ने कश लिया। हम चाहें तो देवराज चौहान को शूट कर सकते हैं। उसे जेल में पहुंचा सकते हैं। उसकी डकैती असफल करा सकते हैं। यानी कि जो भी चाहें वो कर सकते हैं। परंतु अभी तक तो ऐसा कुछ भी करने का हमारा इरादा नहीं है। मलिक बोला। क्योंकि तुम वो करोगे जो हम चाहते हैं। जगमोहन मलिक को देखता रहा। कल जब देवराज चौहान बैंक वैन ले भागेगा तो तुम उस वैन को लेकर हमारे हवाले करोगे। जगमोहन बुरी तरह चौंका। ये क्या कह रहे हो? जगमोहन के होंठों से निकला। तुमने सही सुना है। मैं ऐसा क्यों करूंगा? देवराज चौहान की जिंदगी बचाने के लिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम उसी वक्त देवराज चौहान को शूट कर देंगे। तुम पागल हो, जगमोहन तेज स्वर में बोला। वो लोग वैन लूट कर भाग रहे होंगे, तब वो वैन मेरे हवाले क्यों करेंगे? क्योंकि वो सब तुम्हें जानते हैं। तुम आसानी से उनसे वैन ले सकते नहीं। तब वो वैन मुझे नहीं देंगे।
60 करोड़ से भरी वैन वो मुझे क्यों देंगे? ये तुम सोचो। देवराज चौहान को बचाना है तो तुम्हें ये काम करना होगा। मलिक गंभीर स्वर में कह उठा। जगमोहन के होंठ भिज चुके थे। वो एक दूसरे को देखते रहे। मल्होत्रा की निगाह भी जगमोहन पर थी, पर वो अभी तक चुप था। सुदेश सावधानी से खड़ा था। तुमने अभी कहा कि 60 करोड़ में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं। जगमोहन शब्दों को चबाकर कह उठा। अब भी कहता हूं। फिर वैन तुम्हें क्यों चाहिए? उसमें नोटों के अलावा भी कुछ है, वो मुझे चाहिए। मलिक गंभीर स्वर में बोला। क्या है? ये तुम्हारे जानने लायक बात नहीं है। तुम अपना मतलब नोटों तक ही रखो। कुछ और भी कीमती चीज है उसमें? जो हमें चाहिए वो तुम्हारे लिए कबाड़ है। तो बताने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। जगमोहन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था इस वक्त। तुम्हारे पास तो बहुत आदमी है, जगमोहन बोला। तो तुम्हें सब पता है कि कल देवराज चौहान और उन चारों ने बैंक में डकैती करनी है। तुम आसानी से वैन छीन सकते हो। इस तरह से तो हम भी डकैती करने के भागीदार बन जाएंगे। जगमोहन उसे देखता रहा। हम उनसे वैन छीनेंगे, वो इस बात के लिए तैयार नहीं होंगे। दोनों तरफ गोलियां चलेंगी। उनके आदमी भी मरेंगे और हमारे आदमी भी मरेंगे। जबकि इस काम में मैं शोर शराबा नहीं चाहता। तभी तो तुम्हें चुना है। तुम उन्हीं के साथी हो और एक दिन पहले अचानक गायब हो गए। वो तुम्हें देखेंगे तो भागती वैन को जरूर रोकेंगे। तब तुम कोई चालबाजी करके उनसे आसानी से वैन हथियाकर खिसक सकते हो। मलिक का स्वर गंभीर था। मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हम देवराज चौहान को कल होने वाली डकैती से पहले ही शूट कर देंगे, मल्होत्रा बोला। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी बात झूठी है तो उसे तुम्हारे सामने शूट करेंगे। वो कुर्ला के ठाकर होटल में है, उन चारों के साथ। सुबह जब वो डकैती के लिए होटल छोड़ेगा तो हम उसे शूट कर देंगे। जगमोहन के होंठ भिज गए। ये काम तो तेरे को करना ही पड़ेगा, मल्होत्रा ने चुपते स्वर में कहा। नहीं तो देवराज चौहान तो मरा ही मरा। माना कि मैंने तुम्हारी बात मानकर वैन हासिल की और तुम्हारे हवाले कर दी, उसके बाद क्या होगा? हम वैन से अपने काम की चीज निकाल लेंगे, उसके बाद वैन तुम्हारे हवाले कर देंगे। 60 करोड़ के नोटों के साथ? हाँ, नोटों को हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये वादा है हमारा। तुम्हारे काम की चीज वैन में कहां पर होगी? वैन में 5 स्टील के बक्से रखे जाएंगे। हर बॉक्स में 12-12 करोड़ रुपया मौजूद होगा और उस पर बैंक का ताला लगा होगा। उन पांचों बक्सों में से किसी एक में हमारे काम की चीज भी मौजूद होगी। तुम उन बक्सों को खोलोगे कैसे? हमने ताले तिजोरी वाले को चुन रखा है। उस पर नजर रखी जा रही है। अगले 2-3 घंटों में मैं उससे बात करूंगा। वो इन तालों को आसानी से खोल देगा, मलिक ने कहा। वो ना खोल सका तो? वो खोल देगा, तुम अपनी फिक्र करो, मल्होत्रा ने कहा। जो हमने कहा है वो तुम करने को तैयार हो? तो तुम लोगों को नोट नहीं चाहिए, कुछ और ही चाहिए जो वहां रखा होगा और हमारे लिए कबाड़ जैसा होगा। हाँ, ठीक है। मेरा फोन मुझे वापस दो, जगमोहन बोला। फोन? मोबाइल फोन मेरा? क्यों? मैं देवराज चौहान से बात करता हूँ। बिना किसी झंझट के ये काम हो जाएगा। तुम जो करना चाहते हो उस पर हमने भी सोचा है। क्या करना चाहता हूं मैं? तुम सारी बात देवराज चौहान को बताकर उन बक्सों में से नोटों के अलावा जो भी होगा वो देवराज चौहान हमें दे देगा। हाँ, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। मलिक ने इंकार में सिर हिलाया। तो कैसा चाहते हो? हम उन बक्सों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें खुलवाकर उनमें से अपने काम की चीज ले लेना चाहते हैं, और इस दौरान हमें खामखा के लोग ना देखें। देवराज चौहान भी नहीं। क्यों? मैंने तो देखा है तुम लोगों को। मजबूरी थी, हमें तुम्हारे सामने आना पड़ा, जबकि हम अपनी पहचान नहीं कराना चाहते। तुम हो कौन? ये नहीं जान पाओगे तुम। ठीक है, जगमोहन ने सिर हिलाया। लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मान रहे। मैंने बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है कि अगर तुम लोग नोट नहीं चाहते तो मैं देवराज चौहान से बात करता हूँ।
वो आसानी से मान जाएगा और वैन को किसी सुनसान जगह पर, जैसे कि हम तय करेंगे, रुकवा लेगा। तुम उसके भीतर मौजूद बक्सों के ताले खुलवा कर देख लेना कि किस में तुम्हारे काम की चीज है, वो लेकर चले जाना। तब तक देवराज चौहान और बाकी चारों हमें अच्छी तरह से देख लेंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो हम ही जानते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ेगा। तुम काम को हमारे ढंग से करोगे मिस्टर जगमोहन। जगमोहन के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। खामखा का ड्रामा क्यों कर रहे हो? सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नजर 60 करोड़ पर है? तुम गलत सोच रहे हो। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। विश्वास करो, हमने तुमसे जो कहा है वो सच है। मैं तो विश्वास करने से रहा, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। मुझसे चालाकी मत करो। तुम हमारी बात सच मानो। हम मलिक, मल्होत्रा ने कठोर स्वर में टोका, हम बेशक वो 60 करोड़ ही क्यों ना लेना चाहें, इससे क्या मतलब? इसे तो देवराज चौहान की जिंदगी से मतलब होना चाहिए। हमारी बात मानेगा तो देवराज चौहान जिंदा बचेगा। मलिक उठ खड़ा हुआ। मल्होत्रा भी उठा। सुन लिया तुमने? मलिक गंभीर स्वर में बोला। देवराज चौहान तभी बचेगा जब तुम हमारी बात मानोगे। मैं फिर कहूंगा कि हमें 60 करोड़ नहीं चाहिए। हमें उनमें से किसी बक्से में पड़ी अपने काम की चीज चाहिए। तो कल सुबह तो कल सुबह तुम अपनी आंखों से देवराज चौहान की लाश गिरते देखना। उसके बाद एक गोली तुम्हारे सिर में भी डाल देंगे। मैं भी देखता हूं कि तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते। मल्होत्रा ने कठोर स्वर में कहा। जगमोहन के दांत भिज गए। रात पड़ी है सोचने के लिए, मलिक ने कहा। सोच लो। सुबह 8 बजे तुमसे एक बार बात करने जरूर आऊंगा। मैं फिर कहता हूं कि यह मजाक नहीं है, गंभीर मामला है। हमारी किसी बात को यूं ही मत समझ लेना। जो कह रहे हैं वो करेंगे भी। यहां से भागे तो तभी हम देवराज चौहान को शूट करने का ऑर्डर दे देंगे और 10 मिनट में उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद मलिक और मल्होत्रा बाहर निकल गए। होंठ भींचे जगमोहन कुर्सी पर बैठा रहा। सुदेश कमरे में ही मौजूद रहा। अगला दृश्य। सोहनलाल और नानिया खाना खाकर हटे थे। रात के 11 बज रहे थे। बेडरूम में टीवी चल रहा था। नारनिया ने सुर्ख रंग का गाउन पहना हुआ था, होंठों पर लिपस्टिक, मांग में सिंदूर। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सोहनलाल नारनिया को पूर्व जन्म की दुनिया से लाया था और नारनिया को ये दुनिया बहुत पसंद आई थी। बीते 3 महीनों से सोहनलाल नारनिया को नए नए शहर घुमा रहा था। अपना कोई काम न किया था उसने। नारनिया से शादी के बाद सोहनलाल की दुनिया ही जैसे बदल गई थी। उसे सब कुछ नया नया सा लग रहा था। तभी कॉलबेल बज उठी। नारनिया उस वक्त किचन से बाहर निकली ही थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा खोला। सामने मलिक और मल्होत्रा खड़े थे। नमस्कार, मलिक ने शराफत से दोनों हाथ जोड़कर कहा। नमस्कार, नारनिया बोली। क्या चाहिए? सोहनलाल जी से मिलना है। ये कोई मिलने का वक्त है? खाना खाया है अब। नींद भी आ रही है। सुबह आना। हमें जरूरी काम है। तभी सोहनलाल वहां आ गया। हटो नारनिया, सोहनलाल ने कहा। नारनिया पीछे हट गई। 5 मिनट का काम है, भीतर बैठकर बात करें तो ठीक होगा सोहनलाल। मलिक बोला। तुम लोग कौन हो? मैं मलिक हूं और ये मल्होत्रा। अब तक हमारी बात खत्म भी हो जानी थी। आओ। वो भीतर ड्राइंग रूम में बैठे। नारनिया सोहनलाल से बोली। चाय पानी लाऊं क्या? नहीं, कहकर सोहनलाल ने दोनों को देखा। बोलो, क्या काम है? कल तुमने बैंक के सील बंद 5 बक्से खोलने हैं। उस पर ताला पड़ा होगा। लीवर वाला लॉक भी उनमें हो सकता है। मैं अभी कोई काम करने को तैयार नहीं हूं, सोहनलाल ने कहा। मैं इस काम का तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा। 1 घंटे में तुम ये काम कर लोगे। सोहनलाल के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। फिर बोला। वो बक्से कहाँ हैं? अभी तो बैंक में ही हैं, लेकिन कल सुबह वो बैंक से बाहर हमारे हाथों में होंगे।
सोहनलाल के होंठ सिकुड़े। तुमने कहा कि पांच बॉक्स स्टील तुमने कहा कि बैंक के 5 स्टील के बक्सों को खोलना है। एकाएक वो सतर्क दिखने लगा। हाँ, कितने बजे ये काम होगा? सोहनलाल चौकस नजर आ रहा था। शायद 11 और 1 के बीच का वक्त होगा, मलिक बोला। देवराज चौहान ने भी बैंक के 5 बक्सों को खोलने के लिए यही वक्त बताया था। सोहनलाल समझ गया कि मामला कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तुम लोग बैंक वाले हो? नहीं, हम तुम्हारे पास काम लेकर आए हैं। मुझे क्या मिलेगा? हर बक्से का 10 लाख, कुल 50 लाख। एडवांस में? सोहनलाल ने मलिक और मल्होत्रा को देखा। रकम तो हम तुम्हें कल सुबह दे देंगे। अगर काम पूरा ना हुआ तो तुम्हें रकम वापस करनी होगी। मंजूर है। हमारा आदमी कल सुबह 10 बजे तुम्हें लेने आएगा। तब वो रकम तुम्हारे हवाले कर देगा। उन बक्सों को अपने कब्जे में लेने के पश्चात ही मुझसे काम लोगे? हाँ, मतलब कि मेरे पास काम करने का पर्याप्त वक्त होगा। लेकिन हम चाहेंगे कि तुम ये काम 10-20 मिनट में ही कर दो। इस बारे में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैं अभी तक बक्सों का लॉक सिस्टम नहीं जानता। हमने सुना है कि तुम ताले तिजोरी खोलने में मास्टर हो। ठीक ही सुना है। तो हम आशा करते हैं कि कल तुम हमारा ये काम अवश्य 10-20 मिनट में निपटा दोगे। ये तो कल मौके पर ही पता चलेगा। मलिक मल्होत्रा उठ खड़े हुए। सुबह 10 बजे हमारा आदमी नोट लेकर आएगा। तुम उसके साथ आ जाना। वो दोनों बाहर निकल गए। नारनिया ने दरवाजा बंद किया और पास आकर बोली, बैंक के बक्से वो तुमसे क्यों खुलवाना चाहते हैं सोहनलाल? ये मेरे काम की बात है, तुम ध्यान मत दो, सोहनलाल ने कहा और भीतर की तरफ बढ़ गया। बेडरूम में पहुंचकर मोबाइल उठाया और देवराज चौहान का नंबर मिलाने लगा। नंबर लगा। फौरन ही देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। मैं, सोहनलाल बोला। तुमसे एक बार फिर पूछना चाहता हूं कि कल मैंने क्या काम करना है। एक बैंक के 5 स्टील के बक्सों को खोलना है। वक्त 11 से 1 के बीच का होगा। मेरे पास अभी मलिक और मल्होत्रा नाम के 2 आदमी आए थे। वो भी 5 स्टील के बैंक के बॉक्स ही खुलवाना चाहते हैं। वक्त 11 से 1 के बीच ही है उनका। उनका कहना है कि कल वो बक्से उनके पास होंगे। अभी वो बैंक में है। देवराज चौहान की फौरन आवाज नहीं आई। सोहनलाल भी खामोश रहा। इसका मतलब कोई और भी है जो कल उन बक्सों पर हाथ मार रहा है, उधर से देवराज चौहान ने कहा। मैं क्या करूं? तुम मलिक और मल्होत्रा के साथ लग जाओ। मुझे खबर देते रहना उनकी। मैंने उन्हें हाँ कर दी है। इस काम का वो मुझे 50 लाख दे रहे हैं। ठीक किया। तुम क्या करोगे? मैं अपना काम वैसे ही करूंगा जैसे कर रहा हूं। देवराज चौहान का गंभीर स्वर उसके कानों में पड़ा। मलिक और मल्होत्रा को तुम नहीं जानते? नहीं, लेकिन जगमोहन उनके पास हो सकता है। अब जगमोहन का गायब होना मेरी समझ में आया। जगमोहन? सोहनलाल चौंका। क्या हुआ जगमोहन को? देवराज चौहान ने सोहनलाल को सारी बात बताई। सुनकर सोहनलाल ने गहरी सांस ली। अब समझ में आया कि क्यों जगमोहन को मलिक मल्होत्रा ने उठाया। वो जगमोहन से बैंक वैन डकैती के बारे में ही जानना चाहते होंगे, ताकि वो अपनी योजना तैयार कर सकें। इसका मतलब तुम्हारी बात बाहर गई। किसी ने खबर बाहर निकाली कि तुम क्या कर रहे हो। तभी तो मलिक मल्होत्रा को पता चला सब कुछ और उन्होंने जगमोहन को उठा लिया। ऐसा ही हुआ होगा। खबर बाहर कहां से निकली? कोशिश करूंगा कि पता चले। तुम उनके साथ रहना और मुझे खबर देते रहना। परंतु इन हालातों में तुम्हारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। शायद जगमोहन भी उनके पास हो। ऐसे में जगमोहन को भी खतरा होगा। टकराव की नौबत आ सकती है। सोहनलाल ने व्याकुल स्वर में कहा। मुझे हालातों पर फिर से गौर करना होगा। हम सुबह बात करेंगे सोहनलाल। मेरे सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। सोहनलाल ने फोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। क्या हुआ? प्रतापी कह उठा। मलिक मल्होत्रा कौन है? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर चारों को देखा। चारों की निगाह उस पर थी। चारों हल्के नशे में थे। एक बोतल में चारों ने गुजारा किया था। इसी वजह से वो ठीक ठाक थे। इतने नशे में नहीं थे कि बात को ना समझ सके।
खाना वो कुछ देर पहले ही खाकर हटे थे। किस समस्या की बात कर रहे थे फोन पर? शेख बोला। देवराज चौहान कश लेकर कह उठा, कोई और लोग भी हैं जो कल उसी बैंक में हाथ डालने जा रहे हैं। क्या? टिड्डा चौंका। ये क्या कह रहे हो? कौवे ने हड़बड़ाकर कहा। प्रतापी और शेख व्याकुल हो उठे। तुम्हें ये खबर किसने दी? शेख ने पूछा। मेरी खास पहचान वाला है, ताले तिजोरी तोड़ने वाला। सोहनलाल? प्रतापी कह उठा। मैं पहले से उसका नाम जानता हूं। वही। देवराज चांद ने सिर हिलाया। सोहनलाल को मैंने शाम को कहा था कि कल वो तैयार रहे, उसे बैंक के 5 स्टील बॉक्स खोलने हैं। 11 और 1 का वक्त दिया था उसे। अब सोहनलाल ने मुझे फोन करके बताया कि अभी अभी उसके पास मलिक और मल्होत्रा नाम के 2 लोग आए थे और वो भी बैंक के 5 स्टील बॉक्स खोलने के लिए उससे बात करके गए हैं। वक्त 11 से 1 के बीच का होगा। हर बॉक्स का 10 लाख, मतलब कि कुल 50 लाख उसे दे रहे हैं। तो सोहनलाल को ये काम मना कर देना चाहिए। प्रतापी बोला। उससे कोई फायदा नहीं, वो किसी और को ढूंढ लेंगे। तो सोहनलाल उनका काम करने के लिए तैयार हो गया ताकि उन लोगों की खबर मुझे दे सके। देवराज चौहान ने प्रतापी को देखा। ये तो भारी गड़बड़ वाली बात है, कौवे ने कहा। कहीं सारा मामला खटाई में ना पड़ जाए, टिड्डा बोला। जब हम वैन पर हाथ डालें तभी वो ये काम करें या आसपास हों तो भारी गड़बड़ हो जाएगी। उनसे झगड़ा हो सकता है हमारा, वो हम पर गोलियां चला सकते हैं। देवराज चौहान गंभीर दिखा। और तुम हमें खाली रिवॉल्वरें देकर डकैती करने को कह रहे हो? देवराज चौहान ने कश लिया। चेहरे पर सोचे दौड़ रही थी। यह हमें पहले ही सोच लेना चाहिए था कि कल कोई और भी 60 करोड़ के फेर में हो सकता है। देवराज चौहान उठा और टहलने लगा। चुप्पी सी आ ठहरी थी। वो रह रहकर एक दूसरे को देख रहे थे। एकाएक देवराज चौहान ठिठक कर चारों को देखता कह उठा, मैं तुम लोगों को भरी रिवॉल्वरें दूंगा। अब ठीक है, पौवे ने सिर हिलाया। परंतु शर्त यह है कि अगर दूसरी पार्टी मुकाबले पर उतरती है तो तभी तुम गोली चलाओगे। मंजूर, शेख ने सिर हिलाया। बैंक के, वैन के या राह चलते किसी आदमी पर गोली नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, पौवे ने कहा। अगर किसी ने निर्दोष की जान ली तो उसे उसका हिस्सा नहीं मिलेगा, देवराज चौहान ने कहा। वो चारों एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या बात हुई? टिड्डा बोला। इस शर्त से मैं भी बंधा हूं, देवराज चौहान ने कहा। तुम भी? हाँ, जो बात तुम पर लागू होती है वो मुझ पर भी लागू होती है। पहले तुम लोगों के साथ जगमोहन ने काम करना था, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ फील्ड में रहूंगा। हमें किसी बेगुनाह को नहीं मारना है। तुम्हें लगता है कि हम ऐसा कर देंगे? प्रतापी ने पूछा। हाँ, घबराहट में कर सकते हो। बड़े काम के लिए तुम लोग नए हो। ऐसे कामों में अक्सर कभी कभी ऐसे हालात सामने आ जाते हैं कि घबराहट में गोली चल जाती है। मंझे हुए होते तो मुझे इस बात की चिंता नहीं होती। याद रखो कि जहाँ गोली चलती है, शोर पैदा होता है या मासूम की जान ले ली जाती है, वहां से दौलत ले भागना आसान नहीं होता। इस हिसाब से तो हम पर डबल काम आ पड़ा, कौवे ने कहा। बैंक वैन को अपने अपने कब्जे में लेना और उन लोगों से भी निपटना जो बैंक वैन पर हाथ डालने की सोच रहे हैं। हो सकता है वो लोग तब वही हों जो हम बैंक जब हम बैंक वैन पर हाथ डाल रहे हों, या फिर जब हम बैंक वैन लेकर भाग रहे हों तो हमें रास्ते में मिल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा हर हाल में, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। यह अच्छा हुआ कि हमें वक्त रहते पता चल गया कि दूसरी पार्टी भी है जो कल कुछ करने का इरादा रखती है। अब तुम लोगों की रिवॉल्वरें भरी होंगी, फालतू राउंड भी तुम लोगों के पास होंगे। तुम लोग पहले से नहीं जानते? नहीं, वो कोई भी हो सकते हैं, देवराज चांद कह उठा। पहले जगमोहन गायब हो गया और अब ये नई मुसीबत आ गई। हो सकता है जगमोहन मलिक और मल्होत्रा के कब्जे में हो, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? ऐसा मेरा ख्याल है। हो सकता है वो लोग जानते हों कि हम कल बैंक वैन डकैती करने जा रहे हैं। जगमोहन उनके पास नहीं हो सकता, हुआ कह उठा। क्यों?
अगर उन्हें कुछ पता होता तो वो सोहनलाल के पास हरगिज न पहुंचते। इस बारे में वो धोखा भी तो खा सकते हैं। क्या पता उन्हें ये खबर ना हो कि सोहनलाल मेरा खास आदमी है। हजम नहीं हुई ये बात कि वो न जानते कि ऐसी ही बात है, वरना वो सोहनलाल के पास जाने की गलती कभी नहीं करते। देवराज चांद ने दृढ़ स्वर में कहा। वैसे जगमोहन के बारे में मैं पक्का नहीं कह सकता कि वो उन्हीं के पास है। ऐसा मेरा ख्याल है कि कहीं जगमोहन उनके कब्जे में ना हो। वो जगमोहन से शायद हमारी योजना के बारे में जान लेना चाहते हूँ। प्रतापी बोला। अभी ये पक्का तो नहीं कि जगमोहन उन्हीं के पास है, पौवे ने कहा। देवराज चौहान ने कश लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि ये गड़बड़ हो गई। टिड्डे ने मुंह बनाकर कहा। कल हमें डबल मेहनत करनी होगी। पौवे ने उसे देखा। क्या पता सब ठीक रहे, शेख बोला। हम यूं ही चिंता कर रहे हैं। ठीक नहीं रहेगा, देवराज चौहान एकाएक कह उठा। सबकी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। क्या कहना चाहते हो? टिड्डे के होंठ सिकुड़े। जो लोग सोहनलाल के पास पहुंच गए, जो लोग कल सुबह उसे 50 लाख एडवांस में दे देंगे, उन लोगों के बारे में इस तरह का शक करना ठीक नहीं कि कल वो कच्चे ढंग से काम करेंगे। देवराज चौहान बोला। उनकी प्लानिंग पक्की है। उन्हें पूरा भरोसा है कि कल वो ये काम कर लेंगे और सफल भी होंगे। क्या पता कि उन्हें पता ही ना हो कि कल हम भी ये काम करने जा रहे हैं। संभव है। इस बात का फायदा हमें उठाना चाहिए, क्योंकि हमें पता चल गया है। हम पूरी तैयार हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे, और वो लोग अगर बीच में आए तो उन्हें शिकस्त देने की पूरी कोशिश करेंगे। परंतु उनके दिमाग में गड़बड़ हो चुकी थी। कल के लिए आने वाले खतरे का आभास उन्हें होने लगा था, लेकिन किसी का भी हौसला नहीं टूटा था। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हर कोई इस बात के प्रति दृढ़ता से भरा था कि कल वो बैंक वैन पर कब्जा करने में सफल रहेंगे। अगला दृश्य। उस कच्ची पक्की कॉलोनी में 19 बरस के प्यारे का घर था। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। सिर्फ ये मकान ही उसका अपना था। मकान के नाम पर 2 कमरे नीचे और 2 ऊपर बने थे। पढ़ाई 5 क्लासों तक की थी। कमाई के नाम पर 2 कमरों का किराया आता था, जिससे उसकी रोटी पानी का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। परंतु वो जैसे तैसे गाड़ी खींच रहा था। सारा दिन घर में पड़ा रहता और सपने बुनता रहता। प्यारे का दोस्त सोनू 4 घर छोड़कर उसका भी काम चलाऊ घर था। उसके माँ बाप भी नहीं थे। उसने भी मकान का हिस्सा किराए पर दे रखा था। उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता था। उसकी उम्र 20 साल थी। दोनों जवान हो चुके थे और जवानी वाली इच्छाएं जोर मारने लगी थी। प्यारा इस वक्त कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। सामने का दरवाजा खुला था, जो कि बाहर की सड़क की तरफ खुलता था। वहां से रह रहकर कोई ना कोई निकल रहा था। तभी पड़ोस में रहने वाली 40 बरस की औरत बाल्टी थामे भीतर आ गई। प्यारे, ओ प्यारे, बोल चाची। जा गली के मोड़ पर लगी टूटी से ये बाल्टी भर ला। मैं नहीं जाता चाची, तेरा तो रोज का काम है। तू भी नखरे दिखाने लगा। प्यारा चुप रहा। ला देना पानी प्यारे। प्यारा प्यारा तो तू कहती रहेगी, कभी प्यार व्यार तो करती नहीं। तो अब प्यारा जवान हो गया, चाची ने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़कर उसके गालों पर हाथ फेरा। प्यारा हड़बड़ाकर उठ बैठा। क्या हुआ? चाची मुस्कुराई। कहा, कुछ नहीं। प्यारे ने अपने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। ये बता, तेरे को मेरी बेटी गिन्नी कैसी लगती है? गिन्नी? वो तो बहुत अच्छी है। 16 की हो गई है पूरे, चाची ने अर्थपूर्ण स्वर में कहा। साल 6 महीने में उसकी शादी कर दूंगी। शादी? किससे? प्यारे के मुंह से निकला। सोचती हूँ तेरे से कर दूं। सच चाची? लेकिन तू मेरे कामों को मना करेगा तो गिन्नी से तेरी शादी क्यों करूंगी? प्यारे ने फौरन उसके हाथ से बाल्टी थाम ली। मैं अभी पानी ला देता हूँ। तू कितना अच्छा है प्यारे। गिन्नी की शादी मुझसे करेगी ना चाची? 16 आने। चाची ने पुनः उसके गालों पर हाथ फेरा।
प्यारा हड़बड़ा कर बाल्टी थामे दरवाजे की तरफ बढ़ा। गिन्नी को कभी कभार मेरे पास भेज दिया कर, 2 बातें कर लिया करूंगा। वो आती तो है तेरे पास? कम आती है। वो तो शादी हो जाएगी तो गिन्नी के साथ जी भर कर बातें करना। चल जल्दी से पानी ला, इसके बाद एक और बाल्टी लानी है। गिन्नी कह रही थी आज बाल धोने हैं। गिन्नी के बाल कितने अच्छे हैं, बिल्कुल तुम्हारे बालों की तरह चाची। चल हट, शरारत करता है। सच कहता हूँ चाची, 16 की उम्र में तो तू भी बहुत खूबसूरत रही होगी। अब क्या कम हूं? चाची ने गहरी सांस ली। ईमान खराब करने के लिए तो सामान तगड़ा है। सामान? कौन सा सामान? प्यारा बाल्टी थामे बाहर निकलता चला गया। चाची के चेहरे पर नशा सा आ ठहरा। दांतों को होंठों से काटा और ब्लाउज में कैद दोनों वक्षों को सहारा देकर थोड़ा ऊपर उठाया और बड़बड़ा उठी। सामान में भी दम है, 2-4 को तो यूं ही गिरा दूं। अगला दृश्य। प्यारे ने हाँफते हुए पानी की बाल्टी उठाए चाची के घर में प्रवेश किया। गिन्नी से सामना हो गया उसका। प्यारे ने बाल्टी नीचे रखी और गिन्नी को देखकर मुस्कुराया। 16 बरस की गिन्नी बला की खूबसूरत थी। उसके लंबे बाल कूलों तक जा रहे थे, मासूम जादू भरा चेहरा, आंखों में ऐसी कशिश थी कि जो देखे गुलाम बन जाए। नन्हे नन्हे उसके उभार उसे पूर्ण नारी बनाने पर तुले थे। प्यारा जानता था कि गिन्नी के चक्कर में ढेरों लड़के गली के चक्कर काटते रहते हैं। कैसी है गिन्नी तू? मैं तो ठीक हूं, तू सुना? पानी लाकर थक गया लगता। गिन्नी मुस्कुराई। तू मुझे अच्छी लगती है। गिन्नी और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तेरे को पता है चाची ने मेरे को क्या कहा? प्यारा धीमे से बोला। क्या? तेरी शादी वो मुझसे करेगी, माँ ने तेरे से कहा? हाँ। ये माँ भी पागल है, समझा कर थक गई लेकिन समझ में नहीं आया। गिन्नी ने मुंह बनाया। क्यों, तू किसी और से शादी करना चाहती है? ये बात नहीं है प्यारे। माँ को जब भी अपना कोई काम किसी से निकालना होता है, वो यही कहती है कि मेरी शादी उससे करा देगी और अपना काम निकाल लेती है। चाची ने तो मेरे साथ वादा किया है। माँ तो 50 के साथ वादा कर चुकी है ऐसा। कभी मुसीबत खड़ी हो गई तब पता चलेगा। प्यारे का मुंह लटक गया। मैं कितने खुशी खुशी पानी की बाल्टियां भर लाया था कि तेरा मेरे से ब्याह हो जाएगा। प्यारे ने दुख भरे स्वर में कहा। तूने तो ये बात बताकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। एक बात तो बता। क्या? तू मुझसे शादी करने को तैयार है? तभी गिन्नी की मां ने कमरे में प्रवेश किया। ले आया पानी? चाची, प्यारे ने शिकायती स्वर में कहा, तूने मुझसे झूठ बोला कि गिन्नी की शादी मुझसे करेगी। मैंने सच कहा है। तेरे को गिन्नी ने कुछ कह दिया क्या? गिन्नी कहती है कि तू अपना काम निकलवाने के लिए सबको यही कहती फिरती है। हाँ तो क्या हो गया, लेकिन गिन्नी की शादी तो तेरे से ही करूंगी। सच? तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? तू ही कह उसे। गिन्नी। गिन्नी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। चाची, वादा है ना कि तू गिन्नी की शादी? चाची पास आई और कह उठी, मैं तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। कैसे? मुझे मालूम है तेरे को किस चीज की जरूरत है, वो मैं तेरे को दे दूंगी। उसके बाद तू शादी की बात नहीं करेगा। तेरे को पता है चाची कि मुझे किस चीज की जरूरत है? सब पता है, लेकिन मुझे पता तो चले कि मुझे किस चीज की जरूरत है। बताऊंगी, फुर्सत में बताऊंगी। चाची ने उसका गाल थपथपाया। अब तू जा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जाता हूँ, परंतु गिन्नी की शादी तू मेरे से चिंता मत कर प्यारे, पेट भर दूंगी तेरा। पेट भर देगी चाची? लेकिन मुझे भूख नहीं है। मैं तो गिन्नी से शादी वाली बात। पगला है तू? अच्छा जा, तेरे से बाद में कभी बात करूंगी। प्यारा शराफत से कमरे से निकलकर गली में आया। 4 कदम आगे बने अपने मकान के खुले कमरे में प्रवेश किया, तभी सामने बैठे सोनू को देखा, जो बेड के पास पड़ी टूटी पुरानी कुर्सी पर बैठा था। तू कब आया? अभी। किधर था तू? सोनू ने उसे देखा। चाची का पानी भरने गया था। पागल है, क्यों तू नौकरों की तरह चाची का काम करता रहता है? समझा कर,
चाची पटाखा है, प्यारे ने गहरी सांस लेकर कहा। वो तो ठीक है, पर उसके पटाखे तो चाचा बजाता है, तुझे क्या? मेरी नजर तो गिन्नी पर है। प्यारे ने आह भरी। क्या चीज है गिन्नी? पूरी की पूरी फुलझड़ी है। वो तो तेरे को घास भी नहीं डालती। थोड़ा बहुत तो डालती है। जानता है सोनू, आज चाची ने क्या कहा? क्या? गिन्नी की शादी वो मुझसे कराएगी। आ गया तू चक्कर में। वो सबको ऐसा ही कहती है। रामदयाल का छोकरा 14 बरस का है। वो मुझे बता रहा था कि चाची ने उससे चाय पत्ती मंगवाई। नहीं लेने गया तो चाची ने कहा जल्दी से पत्ती ला दे, गिन्नी की शादी उससे करा देगी। लेकिन गिन्नी तो रामदयाल के लड़के से बड़ी है। मैं तेरे को चाची की हवाई बातें बता रहा हूं। तू चाची की बातों में मत फंसना। चाची कहती है कि किसी को कुछ भी कहे, परंतु गिन्नी से तेरी सगाई कर देगी, शादी होती रहेगी। चाची कहती है कि किसी को सॉरी चाची कहती है कि किसी को कुछ भी कहे, परंतु गिन्नी से तेरी सगाई कर दे। ये दोस्तों यहाँ मुझे लग रहा है कुछ ना मिसप्रिंट हो गया, लाइनें खराब है यहाँ। कह दूंगा, प्यारे बोला। वैसे गिन्नी बढ़िया है ना? बढ़िया क्या, चांद का टुकड़ा है, एकदम परी जैसी। तेरे को पसंद है? उससे क्या होता है? सोनू मुस्कुराया। पसंद होने से मिल थोड़ी जाएगी। वैसे भी वो तेरी चीज है। हम दोनों की दोस्ती पक्की है और हम ऐसा काम नहीं करते जिससे दोस्ती में फर्क आए। बढ़िया बात कही तूने। चाची को तैयार कर कि वो गिन्नी की शादी मेरे से कर दे। कोशिश करूंगा। सोनू ने सिर हिलाया। कल राखी है। मैं राखी लेकर चाची के पास जाऊंगा कि गिन्नी से राखी बंधवाने आया हूँ। इस तरह चाची से नजदीकी बनाऊंगा और फिर कोई चक्कर चलाऊंगा। क्या बढ़िया रास्ता निकाला है तूने। दोस्त के लिए तो जान भी हाजिर है। सोनू मुस्कुराया। हम पक्के दोस्त हैं। तेरे को किराया मिल गया इस महीने का? प्यारे ने पूछा। कहाँ मिला। किराएदार की माँ मर गई, रात ही गांव गया है। तो किराया मांग लेता। मांग लेता क्या, मांगा। कहता कि अभी तनख्वाह नहीं मिली, हफ्ते भर में आकर देगा। किराए में उधारी नहीं होनी चाहिए, प्यारे ने कहा। तेरे को मिला किराया? कल मांगा था, 200 रुपए दे दिए, बाकी के 3-4 दिन में देगा। 200 हैं तेरे पास? हाँ, बनिए के देने हैं, उसका 1000 रुपया हो गया। वो 2 बार मांग चुका है। बनिए को गोली मार, वो तो साला सबसे ही पैसे मांगता रहता है। वो अपना अमर सिंह है ना, वो टेलर जिससे मैंने कपड़े सिलवाए थे, वही। साला रात को स्मैक के नशे में टुन था। उसने बताया कि स्मैक में बहुत मजा आता है। अच्छा। मैंने उससे मांगी तो साला कहता है स्मैक बहुत महंगी है। नखरे दिखाने लगा, फिर 300 मांगने लगा। स्मैक के? हाँ। सोनू मुंह आगे करके कह उठा। मगर एक बार स्मैक हमें जरूर पीनी चाहिए। पी लें? प्यारे की आंखें चमकी। अमर सिंह बता रहा था कि स्मैक का नशा सब नशों का बाप है, बहुत मजा आता है। लेकिन 300 कहाँ से आएंगे? 200 तेरे पास हैं ही। वो तो बनिए को। अरे छोड़ बनिए को, उसे फिर दे देंगे। तू 200 निकाल। 50 मेरे पास हैं, बाकी 50 का अमर सिंह से उधार ले लूंगा। चलें? प्यारे की आंखों में चमक थी। सोचता क्या है, आज स्मैक का मजा लेकर ही रहेंगे। बहुत नाम सुना है। 200 कहाँ है, निकाल। प्यारा उठा और भीतर कमरे में चला गया। वापस आया तो हाथ में 100-100 के 2 नोट थमे थे। सोनू ने जेब से 50 का नोट निकाला और उसे थमा दिया। तो 250 हो गए। सोच ले, यही पैसे हैं, खाली हो जाएंगे, प्यारे ने कहा। चिंता किस बात की, किराया तो अभी आना ही है, उसके बाद तो। तभी चाची ने भीतर प्रवेश किया। प्यारे, चाची ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, फिर सोनू को देखकर ठिठकी। तू भी यही है? नमस्ते चाची। चाची की निगाह प्यारे के हाथ में थमे नोटों पर जा टिकी। चाची, सोनू बोला, कल राखी है, मैं गिन्नी से राखी बंधवाने आऊंगा। शुक्र है किसी ने तो कहा कि गिन्नी से राखी बंधवाएगा, वरना सब उससे शादी ही करने को कहते हैं। मैं तो गिन्नी से शादी करूंगा चाची, प्यारा जल्दी से कह उठा। तू क्या करेगा? गिन्नी की शादी तो मैं तेरे से करूंगी, चाची ने मुस्कुरा कर कहा।
फिर सोनू से बोली, कम से कम 500 रुपया देना गिन्नी को राखी बंधवाने का। 500? सोनू हड़बड़ाया। सूट सिलवा कर दूंगी गिन्नी को। गिन्नी खुश होगी कि उसके भाई ने उसे सूट दिया है। लेकिन चाची, इतने पैसे तो नहीं है। मैं फिक्र क्यों करता है, किस्तों में दे देना। तेरे को पैसों की क्या कमी, किराया मिल गया होगा। अभी कहाँ मिला? 2-4 दिन में मिल जाएगा, तब दे देना। लेकिन राखी कल जरूर बंधवाने आना, मैं गिन्नी को बता दूंगी। वो बाजार से अपने भाई के लिए बढ़िया राखी ले आएगी। चाची की नजर बार बार नोटों पर जा रही थी। एक बात कहूं चाची, सोनू बोला, मैं तो गिन्नी का भाई बन गया, घर की बात में दखल तो दे ही सकता हूँ। तू तो पहले भी गिन्नी का भाई ही था। मैं तो हमेशा गिन्नी से कहा करती थी कि सोनू तेरे भाई जैसा है। पूछ ले गिन्नी से, बोल क्या बात है। प्यारा गिन्नी के लिए योग्य वर है। तू गिन्नी की शादी कल ही प्यारे से कर दे। रक्षाबंधन वाले दिन शादी की बात नहीं करते, परसों ही कर दे। शादी ब्याह इतनी जल्दी नहीं होते। फिर गिन्नी के पापा के कानों में भी तो बात डालनी पड़ेगी। तू प्यारे और गिन्नी की सगाई कर दे। मैं तो कर दूं, लेकिन प्यारे के पास सोने की अंगूठी कहाँ है जो गिन्नी को डालेगा। सोनू ने प्यारे को देखा। अंगूठी है तेरे पास? सोनू ने पूछा। नहीं, माँ का सोना तो कब का बेचकर खा पी लिया, प्यारे ने मुंह लटका कर कहा। तुम गिन्नी को पहनाने के लिए सोने के रिंग का इंतजाम कर लो तो मेरे को बता देना। कहने के साथ ही चाची आगे बढ़ी और प्यारे के हाथ में पकड़े 250 झटक लिए। ये क्या चाची? प्यारे हड़बड़ाया। घबराता क्यों है? चाची ने प्यारे का गाल थपथपाया। सोनू ने गिन्नी को राखी बंधवाई का 500 देना है। ये 250 है, तो सोनू से 250 ले लेना। सोनू, अब तो गिन्नी को 250 बाकी है, ठीक है, दे देना। ठीक ठीक है, सोनू ने बेमन से कहा। प्यारा अभी तक हक्का बक्का खड़ा था। चाची ने उसी 250 में से 50 का नोट प्यारे की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पकड़ इसे। दर्जन केले, शैम्पू के 4 पाउच और 1 किलो मूली ला दे। जल्दी ला दे। गिन्नी नहा रही है, उसे शैम्पू चाहिए। नहाने के बाद गिन्नी ने खाना खाना है। मूली के बिना उसे खाने में मजा नहीं आता। खाना खाने के बाद वो केला जरूर खाती है। बाकी जो पैसे बचे हैं वो लाकर मेरे हाथ पर रखना, मुझे पूरा हिसाब चाहिए। प्यारे से कुछ कहते ना बना। सोनू कभी चाची को देखता तो कभी प्यारे को। जल्दी ला, खड़ा क्यों है? मैं इंतजार कर रही हूँ सामान का, चाची ने कहा और बाहर निकल गई। सोनू और प्यारे की नजरें मिली। गिन्नी के साथ शादी तो तेरे को बहुत महंगी पड़ेगी प्यारे, सोनू ने मुंह बनाकर कहा। राखी बंधवाने का ख्याल तो तेरा ही था, प्यारे बोला। तेरे लिए ही सब सोचा था। चाची तो 250 झटक कर ले गई। 250 का तेरे पे उधार चढ़ा गई, स्मैक भी गई हाथ से। अब क्या करे? केले ला, मूली ला, गिन्नी को खिला, मजे कर। चाची बहुत तेज है, तेरी होने वाली सास है। मुझे तो सिर्फ गिन्नी चाहिए। तू कोई और रास्ता सोच। सोने की अंगूठी का इंतजाम किधर से करूंगा? नहीं होगा इंतजाम। 10,000 की अंगूठी आएगी। आजकल तो सोना भी महंगा हो गया है, प्यारे ने गंभीर स्वर में कहा। तू कोई और जुगाड़ भिड़ा, मैं मूली केले शैम्पू लेकर आता हूँ। मेरी मान तो शादी का ख्याल छोड़ दे। क्यों? परिवार को पालने में आदमी का बुरा हाल हो जाता है। एक कमाता है और 6 खाते हैं, फिर भी सब यही कहते हैं कि खाने में स्वाद नहीं आया। शादी करके तू क्यों मुसीबत मोल लेता है? गिन्नी मेरे को अच्छी, उसे पालने में बिक जाएगा। चाची तो वैसे ही फन्ने खा बनकर घूमती है। तू कैसा यार है जो गिन्नी को छोड़ने के लिए कहता है? वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्यारे ने मुंह फुलाकर कहा। मैं तो तेरे को राय दे रहा था, गिन्नी को छोड़ने की राय मत दे। ठीक है, मैं कुछ और सोचता हूँ। तू चाची का सामान ला दे। 50 रुपए जेब में थे, वो भी गए। सोनू ने मुंह बनाया। मेरे तो 200 थे। तू वापस क्यों नहीं मांग लेता चाची से? नाराज हो जाएगी, गिन्नी की शादी तुमसे ना की तो। सोनू ने गहरी सांस ली। प्यारे बाहर निकल गया। अगला दृश्य। 40 मिनट बाद प्यारा वापस लौटा। धांसू आइडिया आया है तेरे लिए प्यारे, कि गिन्नी का ब्याह बिना सोने की अंगूठी के चाची के साथ, चाची को तेरे से करना पड़ जाए।
बता, वो कैसे? प्यारा आगे बढ़कर बैठता हुआ उत्सुकता से कह उठा। चाची तेरे पीछे पीछे आएगी ब्याह करने को। सोनू बहुत खुश हुआ। अरे मैंने चाची से नहीं, गिन्नी से शादी करनी। मेरा मतलब वही है प्यारे। बता, ये कैसे होगा? भक्ते की याद है तुझे? भक्ता? वही हलवाई। अच्छा, वो भक्ता। वो तो याद कर, साल भर पहले भक्ते ने क्या किया? रिटायर्ड सूबेदार की लड़की पिंकी। हाँ हाँ, याद आया। प्यारे माथे पर हाथ मारकर कह उठा। पिंकी भक्ते की दुकान से लड्डू लेने गई थी। भक्ते ने उसे पटा लिया, रेप कर दिया खेतों में ले जाकर उसका। एक तरफ तो कहता है कि पटा लिया, दूसरी तरफ कहता है रेप कर दिया। मेरा मतलब कि भक्ते ने उसके साथ सब कुछ कर लिया। हाँ, यही सुना था। 3-4 महीने वो दोनों इसी तरह गड़बड़ करते रहे। सूबेदार की लड़की को बच्चा ठहर गया। हाँ, तब भक्ता इस बात से मुकर गया कि उसने तो कुछ नहीं किया, और सूबेदार उसके पीछे भागता रहा कि वो पिंकी से शादी कर ले। सूबेदार ने पुलिस भी बुला ली थी, बहुत पंगा हुआ था। आखिरकार सूबेदार अपनी बेटी की शादी भक्ते से कराकर ही माना। प्यारे ने सिर हिलाया। तू भी झंडे गाड़ दे। क्या मतलब? गिन्नी के साथ गड़बड़ कर दे। क्या? प्यारे हड़बड़ाया। चाची तो पूरा शहर सिर पर उठा लेगी। दोनों की नजरें मिली, दोनों मुस्कुरा पड़े। चाची गिन्नी की शादी तेरे से कराने के लिए तेरे पीछे पीछे दौड़ेगी। सोनू ने हाथ पर हाथ मारकर कहा। तू तो मेरा सच्चा यार है, प्यारे ने खुश होकर कहा। मैं ऐसा ही करूंगा। इससे बढ़िया रास्ता और कोई नहीं है गिन्नी से शादी करने का। जल्दी से कर दे गड़बड़। पहले गिन्नी को राजी करना होगा, उसे पटाना पड़ेगा। पटा ले, सोचता क्या है? लग जा इसी काम के पीछे। अगला दृश्य। जगमोहन रात को आधा अधूरा ही सो पाया। रात भर वो कमरे में अकेला था। सुदेश उसके पास नहीं था। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी कि जिससे वो बाहर देखकर ये समझ पाता कि वो कहाँ है। एक दरवाजा था, वो बंद था। सुबह 7 बजे उसने बेड छोड़ा और सोचों में डूबा बाथरूम में जा घुसा। मन में एक ही बात थी कि आज क्या होगा। देवराज चांद उन चारों के साथ जिस बैंक वैन की डकैती करने जा रहा था, उस पर मलिक की भी नजरें थी। वो बैंक वैन से अपनी जरूरत का कोई सामान निकालना चाहते थे। देवराज चांद को नहीं मालूम था कि कोई ऐसी गड़बड़ होने वाली है। जगमोहन ये भी नहीं जान पाया कि उसे कैद करने वाले हैं कौन। इन्हीं सोचों में उलझा जगमोहन चिंता में रहा। नहा धोकर कल वाले कपड़े ही पहन लिए। 8 बजे होंगे जब जगमोहन के साथ 8 बजे होंगे जब जगमोहन के पास मलिक और मल्होत्रा ने कमरे में कदम रखा। मिस्टर जगमोहन, मलिक गंभीर स्वर में बोला। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं भगवान से यही मांगूंगा कि आज का दिन तुम्हारा सलामती से बीते। मुझे तुम्हारे लिए आज के दिन की चिंता है। जगमोहन की निगाह मलिक के चेहरे पर जा टिकी। देवराज चौहान रात भर उसी होटल में टिड्डा, प्रतापी, शेख और पोवा के साथ रहा। रात उन्होंने बाजार से बोतल खरीदी और आराम से पी। चैन की नींद ली होगी उन सब ने। मेरे आदमी बाहर रहकर उन सब पर नजर रख रहे हैं। मेरे निशानेबाज भी वहां पर मौजूद हैं। मेरी तरफ से इशारा होते ही वो देवराज चौहान को मार देंगे। जगमोहन के होंठ भिज गए। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने फैसला ले लिया होगा कि तुमने हमारे साथ कैसे पेश आना है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं तुम्हारा जवाब लेने आया हूं, हाँ या ना। जगमोहन के होंठ भिजे रहे। इसकी ना लगती है मलिक, मल्होत्रा ने कहा। मलिक गंभीर निगाहों से जगमोहन को देखता रहा। जगमोहन कठोर निगाहों से मलिक को देखता रहा। इतना वक्त मत लो, मलिक बोला। इनकार करना है तो जल्दी से इनकार कर दो, ताकि हम बाकी का काम उसी हिसाब से करें। ये याद रखना कि इनकार करने की स्थिति में देवराज चांद को शूट कर दिया जाएगा। वो हमारे आसान निशाने पर है। मेरी बात क्यों नहीं मान लेते तुम? जगमोहन बोला। कैसी बात? मैं देवराज चांद से बात कर लेता हूं, वो ये हमें मंजूर नहीं। लेकिन क्यों? ये सबसे आसान और बढ़िया रास्ता। मैं तुम्हें कल बता चुका हूं कि हम ज्यादा लोगों के सामने अपनी पहचान नहीं कराना चाहते। मलिक ने शांत स्वर में कहा। यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। वहम में मत पड़ो। तुम लोगों के बारे में कोई भी मुंह नहीं खोलेगा।
इस तरह तुम्हारा मनचाहा काम हो जाएगा और 60 करोड़ हमारे पास सुरक्षित होंगे। उसके बाद हम लोगों का दोबारा मिलना होगा ही नहीं। मलिक ने मल्होत्रा को देखा। मल्होत्रा कह उठा, हमारे साथ कोई और भी होगा जो नहीं चाहता कि उसे कोई देखे। कोई और? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। हाँ, उसने उसने उस चीज की पहचान करनी है जो बक्से से हमने निकालनी है। वो कौन है? कोई भी हो, तुम्हें क्या? वो मेरे सामने तो आएगा, मैं तो उसे तुम भी उसे नहीं देख सकोगे। जब वो सामने आएगा तो तुम्हारी उस तरफ पीठ करा दी जाएगी। खूब, ताकि पीठ पर आसानी से गोली मार सको। जगमोहन कड़वे स्वर में बोला। अगर गोली ही मारनी है तो तुम्हारी छाती पर क्यों ना मारे? स्पेशल पीठ पर मारने की क्या जरूरत है? मल्होत्रा ने कड़वे स्वर में कहा। वो नहीं चाहता कि उसे कोई भी देखे। जगमोहन की निगाह मलिक और मल्होत्रा के चेहरों पर फिरने लगी। उसे वो तो देख ही लेगा जो बैंक के स्टील के उन बक्सों को खोलेगा। वो भी नहीं देख सकेगा। ये हमारा काम है, तुम हम पर छोड़ दो। मल्होत्रा ने जगमोहन को घूरते हुए कहा, तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हें सिर्फ ये करना है कि जब देवराज चौहान और उसके साथी बैंक वैन लेकर भाग रहे हों, तो रास्ते में कहीं भी तुमने बैंक वैन पर कब्जा करके हमारी बताई जगह पर ले आना है। आगे का सारा काम हम संभालेंगे। जब तुम ये काम करोगे तो मेरे आदमी तुम्हारे आसपास ही होंगे। उधर देवराज चौहान पर बराबर नजर रखी जा रही होगी। जब भी तुम हमारी मर्जी के खिलाफ कदम उठाओगे, देवराज चौहान को उसी वक्त शूट कर दिया जाएगा। यह बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि देवराज चौहान इस वक्त भी मेरे आदमियों के निशाने पर है। हम किसी भी तरह से तुम लोगों का बुरा नहीं चाहते। हमें 60 करोड़ में कोई दिलचस्पी नहीं जो बैंक वैन में होगा। जो चीज तुम लोगों के लिए कवाड़ है, हम सिर्फ वही लेना चाहते हैं। क्या वो चीज कीमती है? तुम्हारे लिए कबाड़ है। तुम्हें बाद में अफसोस नहीं होगा कि तुमने हमसे गलत सौदा किया। जो हमें चाहिए उसका तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं। मल्होत्रा ने कहा। उस चीज को पाने के लिए तुम लोग हर तरह का खतरा उठाने को तैयार हो? हाँ, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। यकीनन वो कीमती होगी। तुम्हारे लिए नहीं, उस चीज से दौलत हासिल नहीं की जा सकती। वो कुछ कागज हैं। कागज? फाइलें? जगमोहन के होंठ सिकुड़े। चंद पलों के लिए वहां खामोशी छा गई। खामोश मलिक कह उठा, अब तो तुम समझ गए हमें किस रूप की क्या चीज चाहिए। हाँ, समझ गया समझ गया। अब काम के लिए तैयार हो? एक बात का जवाब और दो। क्या? तुम लोग नहीं जानते कि बक्सों में पड़े किन कागजों की जरूरत है? क्या मतलब? तभी तो पहचान के लिए वहां तीसरा आदमी आएगा। मलिक और मल्होत्रा की नजरें मिली। ऐसा ही समझ लो। इसका मतलब असल में ये काम तुम्हारा नहीं है। तुम लोग किसी के लिए काम कर रहे हो। अपनी बात कर। मल्होत्रा उखड़ गया। हमारी बात मानता है या देवराज चौहान की मौत देखना? मैं तुम लोगों की बात मानने को तैयार हूं। एक बार फिर सोच ले। मल्होत्रा खा जाने वाले स्वर में बोला। अगर तूने कोई गड़बड़ की तो समझ देवराज चौहान मर गया। मैं साफ मन से ये काम करूंगा। जगमोहन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। तुम लोगों को 60 करोड़ चाहिए। हमें वहां रखे कुछ कागज चाहिए। सच बात तो यह है कि हम झगड़ा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक से निपट जाए। मलिक को देखकर जगमोहन मुस्कुराते हुए सिर हिला उठा। अगला दृश्य। वो 55 बरस का पेट निकला आदमी था। सिर के बाल और कलमें भी आधी सफेद आधी काली थी। सूट पहन रखा था उसने। शानदार ऑफिस में विशाल टेबल के पीछे वाली कुर्सी पर बैठा था। नजर का गोल्डन फ्रेम का चश्मा अभी अभी उतारकर टेबल पर मौजूद खुली फाइल पर रखा। उसके चेहरे पर शांत भाव थे, परंतु आंखों में परेशानी ठहरी नजर आ रही थी। उसने दीवार पर लगी खूबसूरत घड़ी पर नजर नजर मारी। सुबह के 9 बज रहे थे। फिर वो कुर्सी से उठा और पीछे खिड़की की तरफ बढ़ गया। खिड़की के पर्दे को उसने एक तरफ सरकाया और बाहर देखने लगा। ये 10वीं मंजिल की खिड़की थी। नीचे सड़क नजर आ रही थी जहां वाहन दौड़ रहे थे। लोग नजर आ रहे थे, परंतु वो सब छोटे छोटे लग रहे थे। तभी कमरे में किसी के आने की आवाज पड़ी। वो पलटा।
सफेद यूनिफॉर्म में चपरासी ट्रे में कॉफी के प्याले रखकर भीतर आया। चपरासी ने प्याला टेबल पर रखा और उस व्यक्ति पर नजर मारकर कहा, साहब जी, वाधवा साहब आने को कह रहे हैं, भेजो। उसने कहा और अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ाया। चपरासी बाहर निकल गया। वो कुर्सी पर बैठा, कॉफी का प्याला उठाकर घूंट भरा। तभी दरवाजा खुला और वाधवा ने भीतर प्रवेश किया। वो टेबल की तरफ बढ़ता हुआ कह उठा, छाबड़ा साहब, कोई खबर आज के लिए? मलिक ने। तभी टेबल पर पड़ा छाबड़ा का फोन बजने लगा। छाबड़ा ने कॉफी का प्याला रखा और फोन उठाकर कॉलिंग स्विच दबाकर कान से लगाया। हेलो छाबड़ा साहब, उधर से मलिक की आवाज कानों में पड़ी। मैं मलिक बोल रहा हूँ। कहो। काम हमारी सोचों के हिसाब से चल रहा है। तो फिर काम आज हो जाना चाहिए। ये पक्की खबर है ना कि नोटों वाले किसी स्टील बक्से में वो कागज होंगे? पक्की खबर है। अगर वो कागज वहां ना हुए तो इस बात की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। डकैती मास्टर देवराज चौहान के मामले में दखल दिया है हमने। इसकी कीमत भी तुम्हें भरपूर दी जा रही है, छाबड़ा ने शांत स्वर में कहा। अगर वहां कागज ना मिले तो जिम्मेदारी आपकी। ठीक है। छाबड़ा के चेहरे पर सख्ती से उभर आई। आप तैयार रहिएगा, 11 और बीच 1 के बीच मैं आपको फोन करके बुलाऊंगा। छाबड़ा ने फोन बंद करके टेबल पर रखा। मलिक का फोन था? वाधवा ने पूछा। हाँ, वो कहता है कि आज काम हो जाएगा, मुझे तैयार रहने को बोला है। ये तो अच्छी खबर है, वाधवा मुस्कुराया। बशर्ते कि हमें अपने काम के कागजात मिल जाएं, छाबड़ा ने कहा। अभी तक तो खबर यही है कि उस बैंक वाले बैंक की फ्यूचर प्लानिंग के पेपर्स नोटों के साथ ही गुप्त रूप से वहां से निकाल रहे हैं। उन्हें भी इस बात का डर है कि दूसरा बैंक उन पेपर्स को ना हथिया ले। छाबड़ा ने वाधवा को देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, हमने गिलक्रिस्ट को फंसाने की चेष्टा की कि वो फाइनल प्लानिंग हमें बता दे। तगड़े नोटों का लालच दिया, परंतु वह नहीं माना। ये बात वो उस बैंक को बता सकता है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस काम में हम तो सामने हैं ही नहीं। गिलक्रिस्ट से मलिक ने बात की थी। इसमें कोई शक नहीं कि गिलक्रिस्ट ईमानदार आदमी है। वैसे जरूरी तो नहीं कि उसने बैंक को हमारी ऑफर की खबर दी होगी। अगर दी होगी तो बैंक सतर्क हो चुका होगा, छाबड़ा बोला। क्या पता तभी वो इन कागजों को गुप्त रूप से नोटों के साथ वहां से भेज रहा हो, ताकि कोई उन्हें हथियाने की चेष्टा न करे। वाधवा छाबड़ा को देखने लगा। हमें इन कागजों की फोटो कॉपी कराकर कागज को वापस रख देना है, छाबड़ा बोला। ऐसा क्यों? अगर उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनके बैंक की फ्यूचर प्लानिंग को कोई और ले गया है, तो फिर से वो सबको बिठाकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग में बदलाव कर लेंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हमें फायदा तब है इस सारी बात का कि वो बैंक अपनी भविष्य की योजना जनता के सामने लाए और हमारा बैंक उस योजना को मद्देनजर रखकर उनकी प्लानिंग से बेहतर प्लानिंग के साथ बाजार में आए, ताकि उस बैंक के कस्टमर टूटे और हमारे बैंक की तरफ आए, हमारा बिजनेस बढ़े। तभी तो हम अपना वक्त और करोड़ों रुपया इस पर दांव लगा रहे हैं कि उस बैंक की योजना की जानकारी हमें चुपके से मिले। परंतु उस पैसे पर तो देवराज चौहान हाथ मार रहा है, वाधवा बोला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक वैन पर डकैती के बाद जब पुलिस को खाली बक्से मिलेंगे, उनमें पड़े कागज मिलेंगे, तो उस बैंक वाले कभी नहीं सोच भी नहीं सकेंगे कि उनके प्रतिद्वंदी बैंक ने उन कागजों की फोटोकॉपी करा ली है। वो तो यही सोचेंगे कि ये एक स्वाभाविक डकैती थी। डकैत पैसे ले जाना चाहते थे और कागज वहीं छोड़ गए। वो नहीं सोच पाएंगे कि डकैतों के साथ हम भी पीछे पीछे हैं और हमने कुछ किया है। ये अच्छी बात रहेगी, परंतु उसमें मलिक को कामयाबी मिलना जरूरी है, वाधवा ने कहा। वो बेहतरीन जासूस है, छाबड़ा ने सिर हिलाकर कहा। मुझे यकीन है कि वो काम करके ही रहेगा। हमें तैयार रहना चाहिए। 11 और 1 के बीच वो हमें कभी भी कहीं भी पहुंचने को कह सकता है। अगला दृश्य। देवराज चौहान, पौआ, टिड्डा, शेख और प्रतापी चलने को तैयार थे। उनके पास भरी हुई रिवॉल्वरें और फालतू राउंड थे। चारों के हौसले आसमान छू रहे थे, परंतु मन में संशय भी था कि कहीं दूसरी पार्टी की वजह से
वो असफल ना हो जाए। जबकि देवराज चौहान गंभीर और शांत था। किसी भी तरह की घबराहट अपने मन में मत रखना, देवराज चौहान ने कहा। सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। ये सोचो कि इस काम के बाद हमने जगमोहन को तलाश करना है। दूसरी पार्टी पंगा खड़ा कर, उसकी परवाह मत करो। जब ऐसा वक्त आया तो तब की तब देखी जाएगी। पहले उसके बारे में कुछ मत सोचो। सिर्फ वही सोचो जो तुम इस वक्त करने जा रहे हो, जिसके लिए हम 15 दिन से मेहनत कर रहे हैं। चारों ने सहमति से सिर हिलाया। वैन को लेकर कहाँ पहुंचना है? देवराज चौहान बोला। ये बात तुम चारों जानते हो। जो वैन के पीछे रह जाएगा वो सबसे बचकर वहीं पहुंचे। कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करना है। आराम से सोच समझ कर करना है काम। सबकी गंभीर निगाह देवराज चौहान पर थी। अभी हमारे पास इतना वक्त है कि योजना को एक बार फिर से दोहराया जा सके। देवराज चौहान ने चारों को देखा। कोई जरूरत नहीं, पौवा बाकी तीनों को देखता हुआ बोला। हमें सब याद है। हाँ, सब याद है, टिड्डा कह उठा। ठीक है, अब हम ये होटल छोड़ देंगे, यहां से चलेंगे। और तभी देवराज चौहान का मोबाइल बजने लगा। दूसरी तरफ सोहनलाल था। मलिक और मल्होत्रा का बंदा 50 लाख लेकर आया है। वो बाहर कार में बैठा है। मैं पैसा भीतर रखने आया हूं। अब तुम क्या करोगे? इसके साथ जाऊंगा, सोहनलाल की आवाज कान में पड़ी। ठीक है, मुझे हर जरूरी बात की खबर करते रहना, देवराज चौहान फोन पर बोला। जगमोहन का कुछ पता चला? नहीं। इस काम में तुम्हारे सामने खतरा आ सकता है। जो काम तुम करने जा रहे हो, वो काम वो लोग भी, हमें पता है कि और लोग भी ये काम करने वाले हैं, परंतु उन्हें ये बात नहीं पता, इसलिए हम फायदे में होंगे। हो सकता है वो भी ये बात जानते हो, जगमोहन उन्हीं के पास हो। ये सोचा है मैंने, इसलिए हम सब सतर्क रहेंगे सोनलाल। तुम खास बातें मुझे बताते रहना। तभी तो मैं दूसरी पार्टी के साथ हूं कि उनकी खबरें तुम्हें दे सकूं। मुझे बताना कि कौन है इस सारे काम के पीछे, कौन कौन ये काम कर रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाहर वो मेरा इंतजार कर रहा है। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। चारों की निगाह देवराज चौहान पर थी। सब ठीक है, किसी बात की फिक्र मत करना और अपना काम में ध्यान रखो। क्या कह रहा था सोनलाल? शेख ने पूछा। कुछ खास नहीं, वो मेरे से बात कर रहा था, देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? काम के वक्त मैं अपने साथियों से कोई बात नहीं छिपाता। दूसरी पार्टी ने सोहनलाल को एडवांस में 50 लाख काम पूरा करने के लिए दिए हैं, ताकि वो उन बक्सों को खोल सके। सोहनलाल उनके साथ जा रहा है। इसका मतलब दूसरी पार्टी की योजना हमसे पक्की है, कौवे के होंठों से निकला। वो कैसे? शेख ने उसे देखा। इस काम के एडवांस में 50 लाख देना तो इसी तरफ इशारा करता है। मुसीबत है ये तो मुसीबत है ये तो। शेख ने गहरी सांस ली। कहीं हम फिसड्डी ना रह जाएं, टिड्डा मुस्कुरा पड़ा। देवराज चौहान से पूछो। देवराज चौहान होठों पर मुस्कुराहट समेटे उन्हें देख रहा था। तुम क्या कहते हो? प्रतापी ने पूछा। हौसले बुलंद हों तो काम तभी पूरा होता है, देवराज चौहान बोला। अगर तुम लोगों को लगता है कि दूसरों की योजना इससे बेहतर हो सकती है, तो इस स्थिति में हमें काम को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। हमें कोशिश तो करनी चाहिए, पौवे ने कहा, बुलंद हौसलों के साथ। ये सोचकर काम करना है कि हमारी ही योजना बेहतर है। ठीक तो कहता है देवराज चौहान, प्रतापी बोला। तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि दूसरी पार्टी बेवकूफ है, जिसने उस काम के 50 लाख सोहनलाल को दे दिए, जो काम सोहनलाल हमारे लिए करेगा। ये भी हो सकता है, टिड्डा मुस्कुरा पड़ा। हमें यही सोचना चाहिए कि हम ही कामयाब होंगे। दूसरी पार्टी को सोचोगे तो अपना काम नहीं कर पाओगे, देवराज चौहान बोला। इस वक्त ये काम मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। जगमोहन के लापता हो जाने की स्थिति में मैं अपने लिए ये काम न करता, उसे तलाश करता। हम काम के लिए तैयार हैं और काम करके जगमोहन की तलाश शुरू कर देंगे। हमारे पास भरी हुई रिवॉल्वरें हैं, गोलियां भी हैं। दूसरी पार्टी ने पंगा डाला तो उसे भून देंगे। होटल का बिल पे कर दिया है, देवराज चांद दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। हमारे चलने का वक्त भी हो गया है। देवराज चांद दरवाजे से बाहर निकल गया। चारों की नजरें मिली, फिर वो दृढ़ता भरे अंदाज में मुस्कुरा पड़े।
जीत हमारी ही होगी, शेख उत्साह भरे स्वर में बोला। हाँ, पौआ खतरनाक अंदाज में हंस पड़ा। हम ही जीतेंगे। फिर वो चारों भी बाहर निकलते चले गए। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं रोकते हैं। कहानी काफी मजेदार हो गई है। काफी सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं इसमें। 4 बाहर से लिए हैं, 5वें ने काम उनको मतलब चारों का अरेंज करके दिया। और जगमोहन, देवराज चौहान और सोहनलाल और नारनिया, 4 ये, तो 9 वो लोग हो गए। 5 ये जो मलिक और मल्होत्रा के साथ वाले हैं, सुदेश, मलिक, मल्होत्रा, अजीत और वो क्या नाम था जो सड़क पे उतरा था उस तरफ। दूसरी तरफ वो 2 लड़के और चाची और गिन्नी। और इधर ये जो छाबड़ा और वाधवा। ये कहानी मुझे कॉर्पोरेट स्पाइनेज की लग रही है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करती हैं अक्सर। अगर आप लोगों ने वो बहुत पहले फिल्म आई थी कॉर्पोरेट, वो देखी हो, उसमें भी ऐसा ही होता है। एक कंपनी के राज दूसरी कंपनी चुराती है, तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा ही है कि एक बैंक के राज चुरा रहे हैं ये। खैर, जो भी होगा आने वाले पार्ट्स में हमें पता चल जाएगा। आप लोग सुन रहे हैं कहानी वार्ता, और मैं हूं आप सबका दोस्त। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों। मुझे पता चला है कि अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो उससे हमारे वीडियो की रीच बढ़ जाएगी, यानी और लोगों तक भी हमारा वीडियो पहुंच जाएगा। और एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर कर देना। चलिए फिर अगले भाग में मिलते हैं, यू टर्न के पार्ट 3 में। जय हिंद।